शुरू करेंगे आज हम लोग बिहार में सिंचाई। ठीक है, ये आपका आई थिंक बिहार का 8वां क्लास होगा ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग को बिहार में मुख्यतः क्या पढ़ना है, तो बिहार में हमको सिंचाई के बारे में पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। हमारा देश की बात करेंगे तो कृषि प्रधान देश है, उसी तरह बिहार की भी राज्य, बिहार की बात करेंगे तो कृषि कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 70% जनसंख्या की बात, कितने प्रतिशत जनसंख्या, 70% जनसंख्या, मतलब 10 में से लगभग 7 लोग की बात करेंगे तो मुख्यतः मतलब किस पे निर्भर है, तो कृषि के ऊपर निर्भर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और राज्य की जलवायु पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बिहार एक उष्ण मानसून राज्य, कैसा है ये ध्यान, उष्ण मानसूनी, कैसा है, उष्ण मानसूनी। जहां पर ठीक है कृषि मुख्यतः किस पे निर्भर होता है, तो यहाँ पे कृषि की बात करेंगे तो मुख्यतः किस पे निर्भर होता है, मानसून पे निर्भर होता है। किस पे निर्भर होता है, मॉनसून तो पे। कृषि यहाँ पे किस पे निर्भर होता है, मुख्यतः किस पे निर्भर होता है, तो मानसून पे निर्भर होता है। मतलब अगर बिहार में अगर मानसून अगर समय से आए तो खेती बहुत अच्छी होगी, अगर मानसून अगर आने में अगर आनाकानी करे या फिर देरी से आए तो मतलब क्या होगा, खेती बहुत ही ज्यादा खराब होगी। ठीक है, इसीलिए एक किताब जो एक 9th क्लास का एनसीईआरटी की किताब जो था, उसमें एक लाइन लिखा हुआ था, बिहार के किसान मानसून के साथ क्या करते हैं, जुआ जुआ खेलते खेलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं। ठीक है, मतलब मानसून के ऊपर मुख्यतः बिहार की खेती क्या होती है, निर्भर होती है। ठीक है, परंतु मानसूनी वर्षा की प्रकृति मात्रा एक समान नहीं है। मतलब एक तो प्रकृति भी उसका कभी लेट हो जाता है, कभी पहला, फसल तो क्या होगा, समय से ही तो होगी ना, फसल आगे पीछे तो नहीं हो सकता है। फसल का समय फिक्स होता है, कब लगाना है, कब उसको करना है। अगर मानसून के ऊपर डिपेंड होगा तो देखिए इस पर मानसून की स्थिति खराब लग रही है। अभी तक मानसून बहुत अच्छे तरीके से आ जाने चाहिए, राज्य में कई जगहों पे खूब बारिश होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है। ठीक है, मात्रा भी एक समान नहीं है। उत्तर बिहार में खूब बारिश करवा देता है, दक्षिण बिहार में बारिश होती ही नहीं है। इसलिए दक्षिण बिहार का क्षेत्र की बात करनी क्या है, तो वहां पे आप देखोगे तो किस प्रकार का क्षेत्र, सूखा प्रधान आपको क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अतः कृषि के लिए बिहार में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बिहार में प्राचीन काल से ही सिंचाई द्वारा कृषि करने की परंपरा रही है, क्योंकि आप पूरी तरीके से मानसून के ऊपर निर्भर नहीं करा सकते हो। यू हैव टू चूज एनी अल्टरनेटिव मेथड, और साथ में आपको इसके लिए क्या चुनना पड़ता है, तो इसके लिए आप क्या चुनते हो, ठीक है, सिंचाई। ठीक है, और सिंचाई का माध्यम क्या क्या हो सकता है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें से कौन कौन सिंचाई का प्रमुख साधन है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बिहार में नए साधनों का भी मतलब ध्यान रखेंगे, सामाजिक चेतना तथा अधिक उत्पादन करने की लालसा से सिंचाई के नए साधनों को क्या दिया गया है, बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, ये किताब भले ही आप लोग केवल आप पढ़ रहे हो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेकिन इस किताब पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, क्योंकि इस किताब को जब आप पकड़ोगे ना तो वहां पे पीटी प्लस मेंस दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपको बिहार के सिंचाई के संबंध में लिखना हो तो ये जो इंट्रो जो दिया है कितना बढ़िया लिखा हुआ है, इसको आप पूरी तरीके से आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो बिहार के संदर्भ में कुछ भी अगर आप लिखना हो ना तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, पतली किताब नहीं है, 500 550 पेज की किताब है। ठीक है, और मेंस लिखने के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला, तो यू शुड मस्ट कंसिडर द बुक ड्यूरिंग योर मेंस राइटिंग। ठीक है, तो इसको जरूर आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्पेशली क्योंकि इसकी भाषा की बात करेंगे ना, बहुत अच्छी है, स्पेशली इसकी इंट्रो। ठीक है, भूमिका की बात करेंगे, बहुत अच्छी है, इसमें से भूमिका आप छाप सकते हैं यहाँ से आराम से। ठीक है, नोट्स बनाने के दौरान भी। अब देखेंगे बिहार में सिंचाई का साधन क्या है। आवाज के साथ कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि काफी लोग आ जा रहे हैं। नहीं सर, अच्छे से आ रही है आवाज। हाँ, तो आराम से क्लास में बैठ के रहते हैं, निकलने का परमिशन नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बिहार में मुख्यतः नहर है, तालाब है, नलकूप है, कुआं के द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, जिसमें से सर्वाधिक हिस्सा किससे होता है, नलकूप होगा। तो ये आपका एमसीक्यू के प्रश्न बन गया। तो बिहार में जो सिंचाई जो की जाती है उसमें सर्वाधिक सिंचाई कैसे से की जाती है, तो क्या बताएंगे आप, नलकूप नलकूप। से की जाती है। किससे, नलकूप। नलकूप। नलकूप समझते हैं ना क्या होता है, जी सर। बोर्डिंग। गांव देहात में ट्यूबवेल बोर्डिंग नहीं होता जिसमें लोग बच्चा में जाकर खूब नहाते थे, उससे किया जाता है। ठीक है, और बोरिंग उसके बाद होता है किससे ना होता सर, है, बोरिंग। हाँ मोटर। बोरिंग, बोरिंग उसे, हाँ बोरिंग। ठीक है, बोरिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको, उसका नहर आता है, उसके बाद अन्य साधन। तो मतलब बिहार में प्रथम नंबर पे बात करेंगे क्या चीज से सिंचाई होती है, तो नलकूप से होती है। किससे होती है, नलकूप से नलकूप। सर्वाधिक सिंचाई होती है। दूसरे नंबर पे बात करें किससे होती है, तो नहरों से सिंचाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डाटा है जो कि हमेशा चेंज होते रहता है, इसलिए इसको पढ़ लीजिए, लेकिन डाटा को ध्यान रखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.8% मात्र है। ठीक है, राज्य में नलकूप सिंचाई का मुख्य साधन है। ठीक है, क्या चीज से राज्य में सिंचाई होती है, तो नलकूप से क्या होती है, मुख्यतः राज्य में आपको सिंचाई होती है। इसके द्वारा 63.9% क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, कोई नहर तो सभी जगह नहीं ना पहुंच सकता है, लेकिन नलकूप तो कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि नलकूप को पानी कहाँ से मिलेगा, डिपेंड, मुख्यतः डिपेंड किसे, ग्राउंड ग्राउंड। वाटर पर डिपेंड होते हैं ना। बाकी नहर तो सब जगह नहीं पहुंच सकता है।
तो मुख्यतः बिहार में आप देखोगे तो नलकूप ही मतलब क्या है, सिंचाई का प्रमुख साधन है। और 63.9% क्षेत्र पे मतलब क्या होती है, सिंचाई जो होता है इसी से होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कितना, तो 63.9% क्षेत्र पे सिंचाई की बात करें नलकूप से होती है। नहरों द्वारा सिंचाई जो होता है 30.7% क्षेत्र पे होती है। मतलब पहले नंबर पे नलकूप और दूसरे नंबर पे क्या है, नहर, कैनाल जिसको कहते हैं। तो बिहार में सिंचाई के दो प्रमुख साधन है। ठीक है, सर्वाधिक नलकूप से और उसके बाद नहर से। ठीक है, बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र की बात करेंगे तो 54.93 हेक्टेयर है, जो कि 2009-10 में 44.33 लाख हेक्टेयर था। अभी कितना हो गया है, ये डाटा की बात करेंगे, पहले का डाटा हो सकता है 54.93 लाख हेक्टेयर है। इसको डाटा को हमको ध्यान में नहीं रखना है, बस हमको जिला वगैरह का नाम में ध्यान रखना है, क्योंकि जिला वगैरह बार बार वही रहता है, नहीं चेंज होता है। ठीक है, सर्वाधिक 3.4 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित है रोहतास जिले में। ठीक है, तो सर्वाधिक रोहतास में है, सबसे कम कहाँ पे सिंचित है, तो सबसे कम शिवहर में है। ठीक है, तो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, रोहतास। रोहतास में। और सबसे कम कहां पे देखने को मिलेगा, शिवहर। ठीक है, शिवहर में। ठीक है, बिहार की चरम सिंचाई क्षमता 170.54 लाख हेक्टेयर है, छोड़ दीजिए इसको। अब बिहार में ध्यान में खरीफ फसल होती है, रबी फसल होती है, गर्मा फसल होती है। ध्यान रखें, इनकी सिंचाई जो होती है नहरों के द्वारा की जाती है। खरीफ, रबी एवं गर्मा फसलों की सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है। ये नहर कौन कौन है, तो बिहार में सोन नहर आपको मिलेगा, गंडक मिलेगा, कोसी आदि नदियों पे आपको क्या बनाया गया है, तो यहाँ पे मतलब क्या गया है, नहर निकाली गई है। ठीक है, तो इन नदियों से मतलब क्या निकाली गई, नहर निकाली। नहर तो दो तरह से काम करता है, एक तो आपको बाढ़ नियंत्रण करने में नहर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और दूसरा जो सिंचाई वगैरह के लिए भी नहर क्या होता है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल क्या करता है, अदा करता है। ठीक है, बिहार में कृषि रोड मैप के बारे में आपको जानना है। ठीक है, अभी जो कृषि रोड मैप जो आई, जिसका समय की बात करें 2023 से लेकर 2028 तक है, ये बिहार का कौन सा कृषि रोड मैप है, क्या बताएंगे, ये कौन सा कृषि रोड मैप है बिहार का, ये चौथा। बिल्कुल ठीक है, तो बिहार का ये चौथा कृषि रोड मैप है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आज कुछ ना, हमको लगता है टेलीग्राम के साथ भी डाउन का कुछ इशू है, तो कुछ लोगों के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो बिहार का कितने नंबर का कृषि रोड मैप है, तो ध्यान रखिएगा चौथा नंबर का बिहार का क्या है, ये कृषि रोड मैप है। ठीक है, बिहार में कृषि रोडमैप के अनुसार प्रस्तावित कृषि उत्पाद का स्तर हासिल करने के लिए 2022 का 209% सिंचाई संगठन की जरूरत है। इसे 2022 तक 130.90 लाख हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई सुनिश्चित हो सकेगी। अब चलेंगे बिहार में अग्रलिखित स्रोतों द्वारा मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। तो ध्यान रखिए कि इसमें नहर है, नलकूप है, तालाब है, कुआं है, नदी है। ठीक है, आहर पानी है, और साथ में अन्य स्रोत भी आपको देखने को मिलते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले से, बिहार में जो सिंचाई जो होती है नहरों के द्वारा जो सिंचाई होती है, और नहर से ही आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिंचाई में अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो नहर से ही पूछेगा, कुछ नहर का नाम पूछ देता है, और इससे पूछेगा इस नहर से किन क्षेत्रों में क्या होती है, सिंचाई होती है, उसके बारे में बात करना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिहार के उत्तरी भाग की, ठीक है, बिहार के उत्तरी भाग की मिट्टी मुलायम होती है, और जमीन के ढाल की बात करेंगे मंद होती है, तथा सदा प्रवाही नदियां होती है, इसलिए वहां नहर को सिंचाई के मुख्य साधन के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, तो बिहार के आप देखोगे उत्तरी भाग में मिट्टी कैसी होती है, मुलायम होती है, और नहर की ढाल की बात करेंगे, सॉरी जमीन की ढाल की बात करें, वो भी मंद होती है, धीमी होती है, तथा सदा प्रवाही नदियां होती है। मतलब यहाँ पे उत्तर बिहार में नदी कैसी है, सदा प्रवाही नदी है ना, तो गंगा से निकलने वाली नदी, सॉरी गंगा की सहायक नदी भी क्या है, सदा प्रवाही ही है उत्तर बिहार की नदी मुख्यतः। क्योंकि दक्षिण बिहार की नदी क्या होती है, ठीक है, या तो कभी बहुत पानी से भर जाती है मानसून के समय में, या फिर सूख जाती है। आज मैं गया यहाँ पे, कहाँ पे गया, कहीं पे जा रहा था, मुझे खुद नहीं याद है, जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ अजीब सा नाम था। तो वहां पे मुझे स्वर्णरेखा नदी दिखी। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी मुझे दिखी, तो देखिए स्वर्णरेखा नदी में पानी ही नहीं है। ठीक है, मतलब बिल्कुल जीरो पानी था उसमें, मतलब थोड़ा भी पानी नहीं था, मतलब पूरा नदी ऐसा ही था, उसमें दौड़ सकता है कोई अगर चाहे तो वही दक्षिण बिहार की नदी की बात करें तो वही स्थिति है। मानसून के समय बहुत अधिक आ जाती है, बाढ़ का कारण बनती है, और ऐसे वहां पे पानी रहता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन उत्तर बिहार की नदी की बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो नदी जो आपको देखने को मिलती है मुख्यतः सदा प्रवाही नदी है। ठीक है, बिहार में दो प्रकार की नदियां, दो प्रकार की नहरें आपको, एक नित्यवाही नहर, नित्यवाही की बात करें, इसमें हमेशा बहते रहती है। ठीक है, ध्यान में, नित्यवाही का मतलब हमेशा। ठीक है, यह वह नहर है जो वर्ष भर जल से परिपूर्ण रहती है, मतलब इसमें सालों भर आपको बरस पानी आपको देखने को मिलेगा। इन नहरों का उद्गम किससे होता है, तो सदा प्रवाही नदियों अथवा बांधों पर निर्मित कृत्रिम जलाशयों से होता है। तो जो बांध, जो आपका नहर जो आपको मिलेगा, उसकी नित्यवाही नहर है, जो सदा पानी रहेगा, तो उसमें कहां से आएगा पानी,
या तो वैसे नदी के साथ इसको कनेक्ट करो जिसमें हमेशा जल रहता है, या फिर उससे नहीं कनेक्ट कर दो तो किसी बांध से कनेक्ट कर दो जहां पे पानी को स्टोर किया गया है, तो वहां से इसको मिलते रहता है पानी। तो दोनों तरीका है, ठीक है। या तो सदा प्रवाही नदियों के साथ इसको कनेक्ट कर दो, या फिर बांधों पर निर्मित जो कृत्रिम जलाशय जो होते हैं उनसे इनको कनेक्ट कर देता है। और उत्तर बिहार की जो अधिकतर नदी की बात करेंगे, सॉरी नहर की बात करेंगे, तो कौन सी नहर है? तो नित्यवाही नहर है उत्तर प्रदेश की, सॉरी उत्तर बिहार की नहरें की बात करेंगे तो अधिकांश नहर कैसी है? तो नित्यवाही है। डेट मीन्स कहने का मतलब यह है, ये हमेशा मतलब क्या होता है? तो हमेशा मतलब क्या होता है? पानी से परिपूर्ण होता है, ठीक है। अब आएंगे दूसरा के बाद अनित्यवाही नहरें। ये मौसमी नहर है। कैसी नहरें है ये मौसमी नहर है जो सीधे नदियों से निकाली गई है। किससे निकाली गई है? ये डायरेक्ट नदियों से निकाली गई है। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ कहती कि ये जल से ये नहरें प्रवाहित होती है। अब इसमें हमेशा पानी तो नहीं रहेगा। अब नदी से अगर इसको डायरेक्ट अगर आप नदी से निकालोगे, डेट मीन्स नदी में पानी रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। तो वर्षा ऋतु के समय में नदी में बहुत अधिक पानी आ जाती है ड्यू टू द मानसून। उसके वजह से नहरों में भी क्या होता है? पानी का मतलब क्या होता है? प्रवेश होता है। तो बिहार में दो तरह की नहरें, एक नित्यवाही नहर जो कि आपको उत्तर बिहार के अधिकांश नहरें इसी प्रकार की दिखेगी, और दूसरा नहर की बात करें अनित्यवाही नहरें है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि करने का उल्लेख पुराणों में भी आपको देखने को मिलता है। तो बिहार में ठीक है क्या किया जाता है? नहरों के माध्यम से खेती की जाती थी। परंतु बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की नींव 1874 में सोन नहरों का निर्माण से हुआ। ठीक है, तो सोन नहर का निर्माण जो कि बिहार में आधुनिक नहर प्रणाली की नींव रखी गई, कब होती है? तो क्या बताएंगे? कब होती है? 1874। बिल्कुल 1874 में होती है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। कब होती है? तो 1874 में होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कब होती है? तो 1874 में होती है, ठीक है। तो बिहार में सोन नदी की सोन नहरों का, सोन नदी पे ही सोन नहर है, मतलब सोन नदी के ऊपर नहीं होता, मतलब डेट मीन सोन नहर को पानी सोन नदी से मिलेगा। इसका निर्माण 1874 में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सोन परियोजना के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बिहार की सबसे प्राचीन सोन नहर का निर्माण सोन नदी पे 1873-74 में हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा बिहार के सबसे पुरानी, ठीक है, नहर परियोजना कौन सी है, तो क्या बताओगे आप? सोन नहर परियोजना। सोन नहर परियोजना किस नदी पे आपको देखने को मिलेगा? सोन नदी। सोन नदी पे। और इसका निर्माण कब हुआ? 73-74। बिल्कुल 1873-74 में क्या होता है? इसका निर्माण होता है, ठीक है। साथ में अगर बात की इसका निर्माण कहाँ पे होता है, जगह भी तो इंपॉर्टेंट है। तो डेहरी नामक स्थान पे होता है, ठीक है। इसलिए जगह का नाम ही पड़ गया डेहरी ऑन सोन, ठीक है। तो किस स्थान पे होता है? डेहरी नामक स्थान पर किया गया। और यहां से सोन नदी से दो नहरें निकाली गई है, ठीक है। एक नहर का नाम है पूर्वी सोन नहर और दूसरा नहर का नाम है पश्चिमी सोन नहर, ठीक है। तो डेहरी के पास से जो नहर जो निकलती है, सोन नहर जो निकलती है, तो वहां पे आपको दो निकलता है। एक है पूर्वी, तो दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा कौन सा है? तो पश्चिमी, ठीक है। कहां से निकलती है ये? डेहरी के घाट से, ठीक है। अब हम लोग को जो पढ़ना है, पूर्वी सोन नहर की बात करेंगे। तो यह नहर सोन नदी के दाहिने किनारे से, ठीक है, दाहिने किनारे से। पूर्वी की बात करेंगे तो सोन नदी के किस किनारे से? दाहिने किनारे से निकलती। कौन से स्थान से? वारुण नाम के स्थान से निकलती है। कब निकाली गई? तो 1873-74 में तो इसका निर्माण ही हुआ था, लेकिन 1875 में निकाली गई। अब पूर्वी सोन नहर की अगर लंबाई अगर आपसे अगर पूछ दिया जाए तो बताओ पूर्वी सोन नहर की लंबाई कितनी है? क्या बताओ कितनी लंबाई है पूर्वी सोन नहर की? तो 130 किलोमीटर आपको इसकी लंबाई देखने को मिलती है। तो पूर्व जैसे सोन नहर से सोन से आपको दो नहर निकलती है, एक आपका पूर्वी है, दूसरा एक पश्चिमी है। तो पूर्वी जो निकलती है सोन के दाएं से निकलती है या फिर बाएं से निकलती है? दाएं। ठीक है, दाएं से निकलती है, ठीक है। कौन से स्थान से निकलती है? वारुण नामक। कब निकाली गई तो क्या बताएंगे? 1875 में निकाली। इसकी लंबाई कितनी है तो क्या बताएंगे? 130 किलोमीटर है, ठीक है। जो पटना के पास क्या होती है? गंगा में मिल जाती है। कहां पे जाके गंगा में मिलती है? पटना के पास में जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। मतलब दैट मीन्स ये बारून स्थान से निकल पटना तक मतलब क्या करती है, जो भी इसके रास्ते में जो भी है सबको मतलब क्या सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। आखिरी में जाके गंगा मिल जाती है, ठीक है। यह एक संबंध नहर है जिसे औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद आदि जिलों में 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई होता है, ठीक है। तो अगर पूर्वी सोन नहर से लाभान्वित होने वाले जिला कौन कौन से? औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद।
सारे जिलों को मतलब सिंचाई में मदद कौन करता है? तो पूर्वी सोन नहर करता है। कौन सा करता है? तो पूर्वी सोन नहर सबकी पूर्वी सिंचाई में सोन। क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, अब हम आते हैं पश्चिमी सोन नहर, ये भी सोन नहर से निकला है। तो पश्चिमी सोन नहर सोन नदी के दक्षिण की ओर से निकाली गई है। किधर से निकाली गई है? तो पश्चिमी सोन नहर की बात करेंगे तो सोन नदी के किधर से निकाली गई है? दक्षिण से निकाली गई है। ठीक है, दक्षिण। ये पश्चिम, हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, आप वो चौहद्दी देखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मतलब दक्षिण, मतलब दिशा की बात करेंगे तो दक्षिण से निकाली गई है। और ये नहर जो है ना, तीन शाखाओं में, मतलब तीन उप शाखा में विभाजित हो जाती है। सोन की ऑलरेडी दो शाखाएं है, एक पूर्वी है, पश्चिमी है, और पश्चिमी का भी तीन गो शाखा है। पहली शाखा की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो भोजपुर जिलों को सिंचित करती है। तो इसका जो पश्चिमी का जो तीन शाखा जो है, उसमें पहली शाखा आरा तक की गई है, जो भोजपुर जिलों को सिंचित करती है। दूसरी शाखा बक्सर जिले तक सिंचित करती है। तीसरी शाखा जो कि चौसा डुमराव की शाखा है, ध्यान रखेंगे, ये तीनों नहर भोजपुर, बक्सर और रोहतास जिलों को लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि को मतलब क्या करती है? सिंचित करती है। तो पश्चिमी सोन नहर की, हाँ हाँ, पश्चिमी सोन नहर की बात करेंगे तो उनकी तीन उप शाखाएं है। पहली उप शाखा की बात करेंगे, पहली शाखा आरा तक की गई है, जो कि भोजपुर जिले को क्या करती है? सिंचित करती है। दूसरी शाखा बक्सर जिलों को सिंचित करती है। और तीसरा की बात करेंगे तो ध्यान रखिए किसे, तो ध्यान रखना है चौसा डुमराव। तीसरी शाखा चौसा डुमराव शाखा है, जो कि तीनों नहर की बात करें ओवरऑल किसको किसको सिंचित करती है? बक्सर को, भोजपुर को और रोहतास को। ठीक है, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। समझ गए? तो भोजपुर भी ध्यान में रखना है, बक्सर भी ध्यान में रखना है, रोहतास भी ध्यान में रखना है। अब पूर्वी सोन नहर औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पूर्वी सोन नहर कहां से निकलती है? बारू से निकलती है। 73 74 निर्माण हुआ, लेकिन मुख्यतः 75 से मतलब काम करती है। और सोन नहर, ये पूर्वी सोन नहर की बात करें, आखिर में जाकर पटना में जाकर किसे मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लंबाई कितनी है पूर्वी सोन नहर की? लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो लंबाई कितनी है? तो लंबाई इसको 130 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते कोसी परियोजना। ठीक है, तो कोसी परियोजना भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार और नेपाल नहीं बोलेंगे। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है तो अंतर्राष्ट्रीय संधि केंद्र के नाम से होता है, देश के नाम से होता है, न कि मतलब राज्यों के नाम से होता है। राज्य इन्वॉल्व है लेकिन संधि भारत सरकार ही करेगी। ठीक है, तो कोसी परियोजना की बात करें, भारत सरकार, ठीक है ध्यान रखेंगे, कोसी परियोजना की बात करेंगे भारत सरकार, और साथ में किसके साथ है? नेपाल सरकार की आपसी सहमति के आधार पर 1954 में कोसी परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोसी परियोजना की शुरुआत की बात तो 1954 में होती है। मतलब दोनों राज्यों के, दोनों देशों के बीच संधि कब हुई? संधि कब हुई? 1954 में प्लान किया गया कि चलो हम दोनों आदमी मिलकर, मतलब दोनों देश मिलकर क्या करते हैं? एक नहर का निर्माण करते हैं। लेकिन नहर मतलब 1954 में तो संधि तो हो गई, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ तो क्या बताएंगे? 1965। 1965 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1954 में संधि होती है, आपसी सहमति होती है भारत और नेपाल के बीच में से एक नहर बनाने की। ये नहर बनकर तैयार होता है, ध्यान रखिएगा, 1965 में बनकर तैयार होता है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 नहर का निर्माण किया गया है, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर। ठीक है, तो कितने नहर का निर्माण किया गया इस परियोजना के तहत? 3 नहर है। कौन कौन सा नहर है? नाम रिपीट कीजिए। पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर। ठीक है, आप चलिए सबको देखते हैं हम लोग। पूर्वी कोसी नगर की बात करेंगे तो यह हनुमान नगर जलाशय के पूरब से निकली गई पूर्वी कोसी नहर के मुख्य शाखा की लंबाई कितनी है? 44 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मुख्य शाखा की लंबाई तो 44 किलोमीटर, लेकिन अन्य शाखा भी इसकी आगे चलकर बढ़ती जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अन्य शाखा की बात करेंगे, आगे चल के क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो पूर्वी कोसी नगर हनुमान नगर जलाशय के पूरब से निकाली गई पूर्वी कोसी नहर की बात करें, मुख्य शाखा की लंबाई 44 किलोमीटर है। इसकी 4 शाखाएं की बात करेंगे तो एक मुरलीगंज नहर है जो कि 64 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, जानकी नहर है जो कि 82 किलोमीटर का है, पूर्णिया नहर की बात करेंगे 64 किलोमीटर का है, तथा अररिया नहर की बात करेंगे 58 किलोमीटर का है। इस नहर की कुल लंबाई 3040 किलोमीटर है। अरे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 340 होना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए कितना है, ये डाउट लग रहा मुझे डाटा के साथ। ठीक है, हाँ सर 300 ही होगा। ठीक है,
ये सबको जोड़ के देखना पड़ेगा, या फिर ये इतना तो नहीं होगा। ठीक है, पूर्वी कोसी नहर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए पूर्वी कुशीनगर की बात करेंगे तो पूर्वी कुशीनगर हनुमान नगर जलाशय के पूर्व से निकलती है। पूर्वी कुशीनगर की मुख्य शाखा की लंबाई तो मात्र 44 किलोमीटर है, लेकिन आगे चल के 4 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जो कि आपको नहीं भी याद रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं पूछेगा। अगर यह पूछ सकता है मुरलीगंज नहर की बात करेंगे तो किस नहर प्रणाली का हिस्सा ये पूछ सकता है, तो कोसी नहर प्रणाली का है, अभी पूर्वी कोसी नहर का है। ठीक है, मुरलीगंज हो गया, जानकी नहर हो गया, पूर्णिया नहर होगा, अररिया नहर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जैसे 3 शाखा में हमने विभाजित किया था ना, तो एक तो पूर्वी शाखा नहर हो, पूर्वी कोसी नहर हो गया, और दूसरा जो है राजपुर, सॉरी दूसरा की बात करेंगे पश्चिमी पश्चिमी कोसी नहर। ठीक है, ये हनुमान नगर जलाशय के पश्चिमी किनारे से निकाली गई। ठीक है, ये जो था पूर्वी वाला जो था, ये हनुमान नगर जलाशय के पूरब से निकलेगा। ठीक है, और ये पश्चिमी की बात करेंगे तो हनुमान नगर जलाशय के कहां से निकलेगा, पश्चिमी किनारे से निकलेगा। इसकी लंबाई कितनी है, 115 किलोमीटर है। ठीक है, अब पश्चिमी कोशीनगर से सिंचाई कहाँ कहाँ पे होगा, दरभंगा में, मधुबनी में, समस्तीपुर में, सुपौल में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, दरभंगा में, मधुबनी में, समस्तीपुर में, सुपौल में इनसे सिंचाई की जाती है। ठीक है, इससे दरभंगा जिले के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी कुशीनगर से सिंचाई कहाँ कहाँ पे होती है, दरभंगा में, ठीक है, सुपौल में, मधुबनी में, समस्तीपुर में। अब आते हैं राजपुर नहर की बात करेंगे, तो ये कोसी नहर का ये भी एक उपशाखा है। प्रशाखाओं सहित 366 किलोमीटर लंबी इस नहर से खगड़िया तथा सहरसा जिले की लगभग 1.60 हेक्टेयर 1.60 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। ठीक है, तो कौन सा, राजपुर नहर, खगड़िया और सहरसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चल के ये भी क्या होती है, 4 शाखाओं में बढ़ जाती है। राजपुर नहर की 4 उपशाखा है, एक मधेपुरा उपशाखा है, एक गम्हरिया उपशाखा है, ठीक है, सहरसा उपशाखा है और सुपौल उपशाखा है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई वगैरह याद नहीं रखना है, बस आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, तो कोसी परियोजना की नींव रखी गई थी 1954 में भारत और नेपाल के बीच में। हालांकि नहर बन के तैयार होता है 1965 में तैयार होता है। ये नहर की 3 शाखाएं हैं। ठीक है, एक पूर्वी कोसी, एक पश्चिमी कोसी, एक राजपुर नहर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप पूर्वी कोसी की बात करेंगे तो ये हनुमान नगर जलाशय के, ठीक है, पूरब से निकलती है। मुख्य शाखा की लंबाई की बात करेंगे 44 किलोमीटर है। आगे चल के ये भी कई शाखाओं में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। पश्चिमी कोसी की बात ये भी हनुमान नगर जलाशय के पास से निकलती है। ये पश्चिमी किनारों पे आपको ध्यान में रखने को, देखने को आपको मिलता है। ठीक है, राजपुर नहर की बात करेंगे तो कोसी नहर की क्या है, उपशाखा है, और इसकी प्रशाखाओं सहित की बात करेंगे तो इसमें 366 किलोमीटर लंबाई है, जो कि मुख्यतः खगड़िया सहरसा जिले को मतलब क्या करती है, मुख्यतः सिंचित करती है। ठीक है, अब हम लोग देखें गंडक परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना, गंडक परियोजना की बात करेंगे। ठीक है, भारत सरकार के सहयोग से बिहार और उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो गंडक परियोजना की बात करेंगे, किसके बीच में आपको देखने को मिलता है, तो ध्यान रखें इसमें 3 शामिल है। ठीक है, बिहार शामिल है, साथ में कौन शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, और साथ में कौन शामिल है, नेपाल। ठीक है, ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गंडक परियोजना की बात करेंगे भारत, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में। ठीक है, और साथ में बात करेंगे तो कोसी किसके किसके बीच में है, तो बिहार और नेपाल के बीच में। ठीक है, तो गंडक नदी भी तो आपको बहती है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच में बनाती है, तो नेपाल के साथ समझौता करोगे तो उत्तर प्रदेश को कैसे नहीं शामिल करोगे, शामिल तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो भारत सरकार का सहयोग से बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक नदी परियोजना है। ठीक है, और 1959 में इससे समझौता हुआ। कब समझौता हुआ, 1959 में। ठीक है, कोसी में कब था, कोसी पे 1954 में। ठीक है, 1954 में कोसी पे, और गंडक की बात करेंगे तो 1959 में। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर बिहार में बांध का निर्माण त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर 1969-70 में किया गया। ठीक है, ये जो परियोजना जो हुई, इसमें इनके समझौता के अनुसार कहां पे बांध का निर्माण किया गया, तो वाल्मीकि नगर में बांध का निर्माण किया गया। कहां पे, त्रिवेणी घाट नामक स्थान पे। कब किया गया, तो 1969-70 में किया गया। बांध का आधा भाग बिहार में तथा आधा भाग कहां पे है, नेपाल में। ठीक है, तो ये जो बांध जो है ये वाल्मीकि नगर की बात करेंगे, मैं बांध का निर्माण किया गया त्रिवेणी घाट के पास में। इसका आधा भाग बिहार में है, आधा भाग कहां पे है, तो आधा भाग इसका नेपाल में है। और गंडक परियोजना के बारे में जानते हैं, गंडक परियोजना बिहार में का भैंसालोटन के नामक स्थान पे प्रवेश करती है ना, पश्चिमी चंपारण पड़ता है। पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ पे होगा, कल के क्लास में बताया था मैंने, बेतिया। हाँ, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी। मोतिहारी। ठीक है, और वैशाली का जिला मुख्यालय गाजीपुर।
हाजी। हाजीपुर पड़ता है, ठीक है। कल के क्लास में मैंने वो ऐसे चीजों को बताया था जिनका जिला मुख्यालय उस जिला के नाम से अलग है, ठीक है। तो गंडक परियोजना में बिहार के भैंसालोटा नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। इसी बैराज के दोनों तरफ पश्चिमी तथा पूर्वी गंडक नहरें निकाली गई, ठीक है। तो भैंसालोटा नामक स्थान पर बैराज का निर्माण किया गया। इसी बैराज से दोनों तरफ पश्चिमी तथा पूर्वी तरफ मतलब क्या की गई है, तो गंडक नहरें निकालेगी। गंडक यहाँ पे मतलब पश्चिमी तथा पूर्वी की तरफ मतलब क्या करेंगे, नहरें निकालेगी, जो कि गंडक नदी से पश्चिमी गंडक नहर और पूर्वी गंडक नहर। अब देखिए इस परियोजना के अंतर्गत दो नहरों का निर्माण किया गया, एक पूर्वी त्रिवेणी नहर, एक पश्चिमी त्रिवेणी नहर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, समझ गए। अब देखेंगे पूर्वी त्रिवेणी नहर को एक और नाम से जाना जाता है। पूर्वी त्रिवेणी नहर को क्या बोलते हैं, तिरहुत नहर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं तिरहुत नहर, तो यहाँ पे तिरहुत परमंडल में आने वाले जिलों के सिंचाई का एक मुख्य साधन है, ठीक है। इसलिए पूर्वी त्रिवेणी नहर को किस नाम से जानते हैं, तिरहुत नहर। तिरहुत नहर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्वी त्रिवेणी नहर जिसे तिरहुत नहर भी कहा जाता है, इसका निर्माण 1904 में हुआ। इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे 239 किलोमीटर है, ठीक है। इस प्रणाली से 6.6 लाख हेक्टेयर की भूमि पर सिंचाई होती है। इस नहर में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर आदि जिलों की सिंचाई होती है। सबके सब मुजफ्फरपुर, चंपारण, ठीक है, वैशाली, समस्तीपुर, ये सबके सब किस प्रमंडल में, तो सबके सब तिरहुत प्रमंडल में, ठीक है। ये पूर्वी त्रिवेणी नहर की बात करेंगे, इस नहर से अत्यधिक लाभ की बात करें प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। देन क्योंकि वहीं से निकलती है ना, इसलिए से। अब आते पूर्वी त्रिवेणी नहर तो हो गया, अब आते पश्चिमी त्रिवेणी नहर। तो पूर्वी त्रिवेणी नहर की लंबाई की बात करें 293 किलोमीटर था, पश्चिमी की बात करें इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है, ठीक है। तो पश्चिमी त्रिवेणी नहर की लंबाई 200 किलोमीटर, जिसका नेपाल में 19 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 112 किलोमीटर और बिहार में 69 किलोमीटर भाग है, ठीक है। तो पश्चिमी त्रिवेणी नहर की बात करेंगे तो इसकी लंबाई की बात करेंगे तो आपको नेपाल में 19 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में 112 किलोमीटर है और बिहार में 69 किलोमीटर भाग है, ठीक है। इस नहर को सारण नहर भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जैसे पूर्वी त्रिवेणी नहर को तिरहुत नहर कहते थे, उधर पश्चिमी त्रिवेणी नहर को कौन सा नहर कहते हैं, सारण। ठीक है, तो सारण नहर कहा जाता है। ध्यान रखें कौन सा, ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान में सारण नहर कहते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है। इस नहर को सारण नहर भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिंचित जिले सारण प्रमंडल के गोपालगंज, सारण, सिवान है। इस नहर प्रणाली से 4.844 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई। तो तिरहुत कहने का मतलब इसलिए था क्योंकि इसलिए उसको तिरहुत कहते हैं। डेट मीन्स तो तिरहुत प्रमंडल में आने वाले जिले का मतलब क्या होता था, सिंचाई होता था। पश्चिमी त्रिवेणी नहर को सारण इसलिए कहते हैं क्योंकि सारण प्रमंडल के गोपालगंज, सारण और सिवान जिला का मतलब क्या होता है, सिंचाई में मदद मिलता है, ठीक है, समझ गए। गंडक परियोजना के अंतर्गत दो और नहर, पूर्वी नेपाल नहर और पश्चिमी नेपाल नहर स्थित है, लेकिन दोनों नहर नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो और भी दो नहर निकाला जाता है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ध्यान से बहुत अधिक जरूरी नहीं है, ठीक है। पूर्वी नेपाल नहर है और पश्चिमी नेपाल नहर है, लेकिन दोनों को दोनों जो कहाँ पे आपको नेपाल में आपको देखने को मिलती है। पश्चिमी नेपाल नहर पर ही नेपाल में सूरजपुरा में जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। तो पश्चिमी नेपाल नहर पे सूरजपुरा की जगह है, वहां पे क्या बनाया गया, जल विद्युत केंद्र बनाया गया। जबकि पूर्वी नेपाल नहर पे वाल्मीकि नगर में, ठीक है, जल विद्युत केंद्र स्थापित है। तो दोनों पे जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया, पश्चिमी नेपाल नहर पे सूरजपुरा में, ठीक है, पूर्वी नेपाल नहर पे, ठीक है, वाल्मीकि नगर में, ठीक है। इन दोनों जल विद्युत क्षेत्र से कितना कितना मेगावाट की मतलब बिजली आपको देखने को मिलती है, तो 15 मेगावाट की आपको क्या देखने को मिलती है, तो बिजली आपको देखने को मिलती है, ठीक है। साथ में अन्य नहर की बात करेंगे तो ढाका और तीर नहर, ये चंपारण जिले के अंतर्गत है। कौन सा है, ढाका एवं तीर नहर की बात करेंगे तो किस जिला में आपको देखने को मिलेगा, चंपारण में, ठीक है। जो ललबकिया एवं तीर नदी से निकलती है, इस नहर में लगभग 25,000 हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई होती है, ठीक है। तो ये ढाका एवं तीर नदी की बात करेंगे तो ललबकिया एवं तीर नदियों से निकाली गई है, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा, तो आपको चंपारण मिलेगा। अब आएगा कमला नहर, ठीक है। तो कमला नहर की बात करें, दरभंगा जिले के उत्तरी भाग में कमला नदी से निकाली गई है, ठीक है। इस नहर के द्वारा मधुबनी के क्षेत्र में क्या होती है, सिंचाई होती है, ठीक है। तो कमला नहर की बात करेंगे तो मधुबनी के क्षेत्र में सिंचाई होती है, ठीक है। अब आगे सकरी नहर, इस नहर का निर्माण 1950 में हुआ था। इस नहर के द्वारा मुंगेर, गया, पटना आदि जिलों में क्या होती है, भूमि की सिंचाई होती है। कौन सी नहर, सकरी नहर, ठीक है, ध्यान रखें। मयूराक्षी तो नदी भी है ना। इस नहर के द्वारा बिहार के लगभग 25.130 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो मयूराक्षी नहर
शकरी नहर, कमला नहर, ढाका नहर एवं तीर नहर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग कहां से पढ़ेंगे, तो कल के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, क्या देखने वाले हैं कल के क्लास में, तो नलकूपों से बिहार में किस प्रकार से सिंचाई होती है। ध्यान रखेंगे, तो कल के क्लास में सबसे अधिक बिहार में नलकूपों से सिंचाई होती है, उसके बाद नहर के साथ सिंचाई होती है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो कल सभी लोग पढ़कर आएगा नलकूपों से बिहार में किस प्रकार से सिंचाई होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कल हम लोग यहीं से क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हालांकि क्लासेस 15 से 20 मिनट के बाद स्टार्ट होगी, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग केजीएस का सेट को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, केजीएस का जो सेट है उसको 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब फिर भी अगर समय बच जाएगा तो फिर हम लोग थोड़ा डिस्ट्री वाला करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन की बात हिस्ट्री से है। हिस्ट्री से आई थिंक एंशिएंट हिस्ट्री है ना, ग्रुप में टेस्ट डाला हुआ है, टेस्ट नंबर 4। तो 75 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। क्लासेस आपकी 11:30 बजे से शुरू होगी, तो सभी लोग जरूर आए इस क्लास में। ठीक है, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू।